बात करें अगर बॉन्ड एंगल को लेकर के, तो बेसिकली बॉन्ड एंगल जो होता है वो कभी भी किसी भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स के अंदर दो पर्टिकुलर एटम्स के बीच में बनने वाले एंगल को कहते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर बॉन्ड एंगल को लेकर के, तो वो किसी भी एटम के अंदर या किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, लाइक सपोज मैंने H2O की बात करी, H2O मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है। इस H2O मॉलिक्यूल के अंदर जो ये एटम्स बैठे हुए हैं, इन एटम्स की अगर मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर तैयार करता हूँ, तो इन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स के बीच में बनने वाला जो बॉन्ड एंगल है दैट इज़ नॉन एज द, मतलब जो एंगल बनता है उसको हम बॉन्ड एंगल बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये बॉन्ड एंगल बनाना या बॉन्ड एंगल को आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमें ये भी देखना होता है कि जो एटम्स कनेक्टेड हैं वो किस टाइप के एटम्स हैं, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ इस वाटर मॉलिक्यूल के पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की, तो इस केस में ऑक्सीजन के पास अपने 2 लोन पेयर खाली रहते हैं। ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 1 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ इन्वॉल्व कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ इन्वॉल्व कर दिया, बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 लोन पेयर बना करके खाली अकेले रह गए। और ये चीज़ हम शुरू से बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि जो बॉन्ड पेयर होते हैं उनमें रिपल्जन कम होता है एज़ कम्पेयर टू दी लोन पेयर। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ज़्यादा रिपेल करते हैं एज़ कम्पेयर टू दी बॉन्ड पेयर, या फिर ये कह लो कि लोन पेयर का बीच का रिपल्जन सबसे मैक्सिमम होता है, फिर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्जन आता है, फिर उसके बाद बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्जन सबसे लास्ट में आता है, सबसे कम होता है। तो वही सिनेरियो यहाँ पर लगेगा कि ये जो लोन पेयर है बेसिकली ये इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेंगे, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेंगे। तो रिपेल करने की वजह से ये स्ट्रक्चर थोड़ी सी नीचे की तरफ बेंट हो जाएगी और हाइड्रोजन अपनी जगह से हट करके नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो ये इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। यहाँ से ये हाइड्रोजन हट चुके होंगे और नीचे की तरफ वो जा चुके होंगे, तो उस केस में जो बॉन्ड एंगल है वो पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हो गया होगा बिटवीन दी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो जो बॉन्ड एंगल होता है बिटवीन दी लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द बॉन्ड्स, ये हमेशा बॉन्ड्स की डायरेक्शन को बताएगा। दैट इज़ द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड द बॉन्ड एंगल्स। अब कौन से वाले लाइंस को बताएगा, कौन सी वाली डायरेक्शंस को बताएगा, जिनके साथ पर्टिकुलर एटम्स कनेक्टेड हैं, जिस डायरेक्शन में किसी बॉन्ड के साथ कोई एटम्स कनेक्टेड हैं। तो जैसे कि ये वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर दिखाई है, बॉन्ड एंगल दिखाया है यहाँ पे। ये जो नॉर्मल स्ट्रक्चर थी वो ये थी कि हाइड्रोजन इसके साथ कनेक्टेड था यहाँ पर, हाइड्रोजन इसके साथ कनेक्टेड था यहाँ पर, लेकिन वही सिनेरियो बना कि ये लोन पेयर और ये लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते आए, जिसकी वजह से रिपल्जन आया लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, और ये स्ट्रक्चर अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हट करके थोड़ी सी नीचे की तरफ बेंड हो गई। अब जब ये बेंड हो गई तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेट स्ट्रक्चर में 180 हमें दिखाई दे रहा था, वो 180 ना रह करके कितना रह गया, 104.45 डिग्री रह गया। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल, जो कि पर्टिकुलर एटम्स के बीच में बनता है और डिपेंड करता है नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पे। इसके बाद हमारे पास आती है बॉन्ड एंथैल्पी। अगर हम बॉन्ड एंथैल्पी को डिफाइन करें तो बॉन्ड एंथैल्पी पर्टिकुलर किसी भी एटम की टफनेस की स्ट्रेंथ हम कह सकते हैं या मेजरमेंट कह सकते हैं। मान लो सपोज़ कि मेरे पास एक पर्टिकुलर एटम है, एक मॉलिक्यूल है ए बी किससे मिलकर के बना हुआ है, ए और बी से मिलकर के बना हुआ है। ए और बी के बीच में क्या लगा हुआ है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है। अब इन दोनों के बनने में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रही थी। जब तक ए अलग होगा कैटायन की फॉर्म में मान लो सपोज, और बी होगा एनायन की फॉर्म में मान लो सपोज, इन दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के लिए एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए होगी। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज अ केमिकल बॉन्ड काम कर रही है, जो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करी है। अब डिपेंड करता है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी हाई है। बॉन्ड एंथैल्पी इज द मेजरमेंट ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन नॉर्मल वर्ड्स। अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कहीं पर सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी, क्योंकि हम उस बॉन्ड को ईजिली ब्रेक कर पाएंगे। अगर कहीं पर डबल बॉन्ड है तो वहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एज़ कम्पेयर टू दी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को तोड़ने में हमें ज़्यादा अमाउंट खर्च होने वाला है। क्योंकि जो, चलो एक और पहले एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ एक ट्रिपल बॉन्ड का। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी वो सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलने वाली है। क्या मतलब, हम इसको डिसोसिएशन एंथैल्पी भी कह देते हैं। मतलब कि पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को उसके एटम्स में या उसके आयंस में ब्रेक करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी बताया जा रहा है। या फिर ये कह लो कि बॉन्ड की वो स्ट्रेंथ, बॉन्ड की वो टेंडेंसी, वो पावर जो उसको टूटने से रोके, दैट इज़ नोन एज द बॉन्ड एंथैल्पी। अब मैंने ये कहा कि ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना है मेरे को, तो ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने के लिए पहले मेरे को कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी सिंगल नीचे वाले बॉन्ड को यानी पाई बॉन्ड को ब्रेक करने में खर्च होगा। फिर दूसरा जो पाई बॉन्ड बना हुआ है उसको तोड़ने में खर्च होगा।
फिर सिग्मा जो बॉन्ड बना हुआ है सिंगल बॉन्ड है, उसको तोड़ने में खर्च होगा, यानी कि एक अमाउंट ऑफ एनर्जी डेल्टा H1 पाई बॉन्ड को ब्रेक करने में हुआ, दूसरा अमाउंट ऑफ एनर्जी डेल्टा H2 दूसरे पाई बॉन्ड को ब्रेक करने में खर्च हुआ, और तीसरा अमाउंट ऑफ एनर्जी डेल्टा H3 सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने में खर्च हुआ। टोटल समेशन अगर मैं देखूँ तो 3 अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे कलेक्ट करने पड़ रहे हैं। डबल बॉन्ड वाले केस में अगर मैं बात करता हूँ तो एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, वहाँ पे केवल H2 और H3 ही खर्च करना पड़ रहा है। और जब मैं बात कर रहा हूँ सिंगल बॉन्डेड की, तो वहाँ पे केवल H3 ही प्रोवाइड कराना पड़ रहा है या वेस्ट करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है एज़ कम्पेयर टू दी, जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते जाते हैं बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू भी, मेजरमेंट भी बढ़ती चली जाती है। तो ये कह रहा है कि जो मेजरमेंट है, जो पर्टिकुलर बॉन्ड एंथैल्पी की हम बात कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट है एनर्जी का जो कि रिक्वायर्ड होता है टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप सो एज टू सेपरेट दैम इनटू गैसियस एटम इज कॉल्ड एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और सिंपली बॉन्ड एंथैल्पी। आपको पर्टिकुलर किसी भी मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में बनने वाले बॉन्ड्स को तोड़ करके इन एटम्स को इनकी गैसियस स्टेट में या आयोनिक स्टेट में लाने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, दैट इज़ नोन एज द बॉन्ड एंथैल्पी। उसी को हमने नाम दिया है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। अगर इसके फैक्टर्स की बात करें हम कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इस पर अफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से ये मतलब इस पर अफेक्ट पड़ता है, तो पहली चीज़ क्या आ जाती है हमारे पास, हमेशा सबसे पहला फैक्टर इस पूरे चैप्टर के अंदर होता है, दिस इज़ साइज ऑफ द एटम्स। आपके जो एटम्स आप अब बात कर रहे हैं, मान लीजिए सपोज ए बी एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर 2 एटम्स हैं ए और बी, इनका साइज़ बहुत छोटा हुआ, अगर साइज़ बहुत छोटा हुआ तो मान लो सपोज़ कि ये मेरे पास इनका साइज़ है, तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो भी छोटी होगी। और अगर मैं ये कहता हूँ कि ए का साइज़ इतना बड़ा है और बी का साइज़ इतना बड़ा है, तो इनकी बॉन्ड लेंथ भी क्या हो गई, बड़ी हो गई। अब बड़ी बॉन्ड लेंथ को तोड़ना हमारे लिए आसान होता है और छोटी बॉन्ड लेंथ को तोड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है और यहाँ बॉन्ड जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कम रिक्वायर्ड होता है। तो हो क्या रहा है कि आपका साइज़ ऑफ द एटम जितना बड़ा होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उतनी कम होगी। एज द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेज, यानी कि आपके एटम्स का साइज़ अगर बढ़ता है या बड़ा होता है, तो आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड एंथैल्पी क्या रहने वाली है, कम रहने वाली है। लेकिन अब अच्छा कम क्यों रही, क्योंकि बॉन्ड वीक हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बड़ी हो गई। लेकिन अगर साइज़ बहुत छोटा है तो बॉन्ड आपका छोटा होगा, और बॉन्ड छोटा होगा तो आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ में ज़्यादा होगा, उसकी टेंडेंसी जो होगी स्ट्रॉन्ग की होगी। तो उस केस में उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा खर्च करना होगा, जिसकी वजह से बॉन्ड एंथैल्पी भी बढ़ जाती है। तो मान लो सपोज़ कि मैंने एक एग्जांपल लिया HF का और एक एग्जांपल लिया HI का, तो दोनों के केस में बॉन्ड एंथैल्पी किसकी ज़्यादा, HF की ज़्यादा, और किसकी कम, HI की कम। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का साइज़ तो फिक्स है, ये मैंने कहा ये हाइड्रोजन का साइज़ है दोनों केसेस में। लेकिन मैंने कहा फ्लोरीन का साइज़, ये फ्लोरीन का साइज़ आ गया, और मैंने कहा आयोडीन का साइज़, ये आयोडीन का साइज़ आ गया। अब इसकी बॉन्ड लेंथ एज़ कम्पेयर टू दी HF क्या है, बड़ी है, तो इसको हम आसानी से तोड़ पाएंगे। लेकिन HF की बॉन्ड लेंथ को हम आसानी से ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो सीधा सीधा साइज़ ऑफ द एटम डिपेंड करता है, अफेक्ट करता है बॉन्ड एंथैल्पी को। नेक्स्ट आ जाता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि आपके पास सिंगल बॉन्ड है, आपके पास डबल बॉन्ड है, आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है। किस में अमाउंट ज़्यादा खर्च होने वाला है, मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग ट्रिपल बॉन्ड में ज़्यादा खर्च होने वाला है एज़ कम्पेयर टू दी सिंगल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कि हाइड्रोजन मैंने लिया, HH सिंगल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन मैंने लिया डबल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन मैंने लिया ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब इसके एक बॉन्ड को तोड़ने में जो खर्च होगी एनर्जी, वही अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर भी खर्च होगी, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है एक सिग्मा बॉन्ड है। अब जो यहाँ पर अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च होगी 2 बॉन्ड को तोड़ने में, वो एनर्जी नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड को तोड़ने में भी खर्च होगी। तो हर केस में, हर स्टेप में अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो इसीलिए जब मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड आती है, जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। एग्जाम्पल वही है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब जरूरी नहीं है कि मैं होमोमोलिक्यूल की ही बात करूं, कोई भी एक हेट्रोमोलिक्यूल भी हो सकता है जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स कंटिन्यूसली क्या होते जा रहे हो, बढ़ते चले जा रहे हों। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपके जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो लोन पेयर की फॉर्म में हैं क्या, नहीं। अगर लोन पेयर ज़्यादा प्रेजेंट हुए, अगर आपके मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर ज़्यादा प्रेजेंट हुए, तो उन लोन पेयर्स के बीच में क्या पाया जाएगा, रिपल्जन पाया जाएगा, पहली चीज़।
ये 2 लोन पेयर हैं, मान लो सपोज मैंने ऑक्सीजन की बात करी है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो वो एक दूसरे को ज़्यादा रिपेल करते हैं, और वो जितना ज़्यादा रिपेल करेंगे बॉन्ड्स उतने ही क्या होते जाएंगे, कमज़ोर होते जाएंगे, यानी कि वो उतनी ज़्यादा एनर्जेटिक स्ट्रक्चर होगी जिसमें नंबर ऑफ़ लोन पेयर ज़्यादा हैं। और जब एनर्जेटिक स्ट्रक्चर होती है यानी कि जहाँ पर एनर्जी ऑफ एटम्स ज़्यादा पाई जाती है, वहाँ पे बॉन्ड्स को तोड़ना आसान होता है। इसका मतलब यह है कि वहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का अमाउंट कम यूज़ होने वाला है। तो आपके अगर लोन पेयर का नंबर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी बॉन्ड पेयर, या फिर हम ये कहते हैं कि पहले कहीं पर 1 लोन पेयर है, कहीं पर 2 लोन पेयर हैं, कहीं पे 3 लोन पेयर हैं और कहीं पे 4 लोन पेयर हैं, तो सबसे कम अमाउंट ऑफ एंथैल्पी जो खर्च होगी, एनर्जी जो खर्च होगी 4 लोन पेयर वाली स्ट्रक्चर पर खर्च होगी, और सबसे ज़्यादा जो खर्च होगी वो 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वाली एनर्जी पर, बॉन्ड पर, स्ट्रक्चर पर खर्च होगी। तो इस तरीके से ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर आपके नंबर ऑफ़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, तो वहाँ पर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च होने वाली है, और अगर लोन पेयर है ही नहीं तो वहाँ पर मोर अमाउंट ऑफ एंथैल्पी खर्च होने वाली है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ जाता है हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जो था वो बेसिकली लुईस की रिप्रेजेंटेशन के बाद आया। लुईस ने जब अपनी लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स दे दी थी फॉर पर्टिकुलर एटम्स, जैसे कि हमने बात भी की थी कि एक तो ये हमारे पास पोजीशन वो होती है आइडेंटिफिकेशन करने की या प्रेजेंट करने की, रिप्रेजेंट करने की इलेक्ट्रॉन्स को। एक दूसरा तरीका ये होता है क्रॉस लगा दो, और एक तीसरा तरीका ये होता है सर्कल लगा दो। ये 3 तरीके थे हमारे पास, कंप्लीट डॉट, फुलफिल एकदम, ये क्रॉस, और तीसरा ये सर्कल टाइप। ये 3 तरीके से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं पर्टिकुलर एटम्स के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अकॉर्डिंग टू दी लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। तो अब हुआ क्या कि लुईस की जो स्ट्रक्चर आई थी मॉलिक्यूल्स को लेकर के, जो रिप्रेजेंटेशन आई थी या आयन्स को लेकर के, उनमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स को प्रेजेंट किया गया 2 एटम्स या 2 से ज़्यादा एटम्स के बीच में। तो वो जो नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स थे, उन नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स को जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उन नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स को ही क्या नाम दिया गया है, बॉन्ड ऑर्डर का नाम दिया गया है। अगर आपका एटम या आपका मॉलिक्यूल सिंगल बॉन्ड वाला है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, अगर आपका मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड वाला है तो आपका बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, आपका मॉलिक्यूल ट्रिपल बॉन्ड वाला है तो आपका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, और अगर कहीं पर 4 बॉन्ड बनते हैं तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 4 हो जाएगा। तो ये सीधा सीधा यहाँ से कोई खास डेफिनेशन नहीं है, सीधा हम लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स बॉन्ड ऑर्डर। उसको हम बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन देते हैं। अब आ जाती है हमारे पास रेजोनेंस, जो मॉलिक्यूल्स के अंदर या केमिकल कंपोजिशंस के अंदर, केमिकल फॉर्मूलाज के अंदर काफ़ी हद तक देखने के लिए मिलती है डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम्स। तो अगर मैं रेजोनेंस की बात कर रहा हूँ तो रेजोनेंस को हम कैसे समझ सकते हैं, सबसे पहले हम इसका एक एग्जांपल देख लें। ये एग्जांपल है हमारे पास ओजोन का। मैंने एक एग्जांपल उठाया रेजोनेंस को समझने के लिए, ओजोन। ओजोन होती है O3, जो कि बेसिकली डायटोमिक ऑक्सीजन से मिलकर के बनी होती है। होगा क्या कि जब आप डायटोमिक मॉलिक्यूल को, डायटोमिक ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल को आपस में कंडेंस करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ओजोन बनती है। ये ओजोन की फॉर्मेशन है, प्रिपरेशन है। लेकिन हमें यहाँ पे केवल रेजोनेंस समझना है, प्रिपरेशन नहीं देखनी है फिलहाल। रेजोनेंस का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा फॉर्म में पाया जाना या एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाना। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की रिप्रेजेंटेशन करते हुए मोर देन 1 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना इज़ नॉन एज रेजोनेंस, क्योंकि वो इंटर कन्वर्टिबल होती हैं, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द नीड वो चेंज होती रहती हैं। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ सपोज़ यहाँ पे सबसे पहले ओजोन की फर्स्ट स्ट्रक्चर की, तो मैंने एक ऑक्सीजन ये लगाया, एक ऑक्सीजन ये लगाया, एक ऑक्सीजन ये लगाया, 3 ऑक्सीजन लगा दिए। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट इसी पोजीशन पे लगे, हम पहले अभी इस समझने के लिए किसी भी पोजीशन पर इनको कनेक्ट कर रहे हैं। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैंने 6 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही इसके भी 1 2 3 4 5 6, अगेन 1 2 3 4 एंड देन 5 6। तो होगा क्या, ऑक्टेट पूरा कराओ। ऑक्टेट पूरा कराने के लिए मुझे क्या करना है कि इसका मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करा दी, इसका ऑक्टेट हो गया पूरा। इसके भी मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करा दी, इसका हो गया ऑक्टेट पूरा। बचा रह गया नीचे वाला ऑक्सीजन। अब नीचे वाला ऑक्सीजन कैसे अपना ऑक्टेट पूरा करने वाला है, तो उस केस में जब ऊपर वाले अपने डबल बॉन्ड पूरे कर लेंगे, नीचे वाला ऑक्सीजन खाली अकेला रह गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, यहाँ देखो ध्यान से 1 2 3 4 खाली पड़े हैं, इसके पास भी 1 2 3 4 खाली पड़े हैं। तो
तो होगा क्या कि ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस विड्रॉ करा लेगा डबल शेयरिंग में से। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कराएगा अपनी तरफ तो उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि अब इस पर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ गया। और इस वाले ऑक्सीजन पे यहाँ ये वाला जो ऑक्सीजन है इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। या क्या कह सकते, नहीं सॉरी, इस पे नहीं आएगा पॉजिटिव चार्ज, किस पे आएगा, देखो ये आ गया मेरे पास नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं इसमें आगे, तो हो क्या रहा है कि ये डबल बॉन्ड में से इस वाले ऑक्सीजन ने अपना वाला इलेक्ट्रॉन वापस खींच लिया, लेकिन इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं इस वाले के पास। कितने, 4 तो इसके आउटर मोस्ट शेल में पहले से ही पड़े, 5वां ये रहा और 6ठा ये रहा। तो होगा क्या कि ये वाला ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ डोनेट करेगा। जैसे ही ये ऑक्सीजन इसकी तरफ डोनेट करेगा तो इसका तो कराएगा ऑक्टेट कंप्लीट, एक शेयरिंग करेगा और एक डोनेट करेगा, और अपने ऊपर कंटेन कर लेगा पॉजिटिव चार्ज। तो इनमें से हमेशा एक ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज मिलने वाला है, एक ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज मिलने वाला है। अब इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं और घुमा के लिखूँ, घुमा के लिखने का क्या मतलब हुआ, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग ना दिखाऊं कि एक इलेक्ट्रॉन को इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया या लॉस कर दिया है, तो उस केस में हम इनकी रेजोनेटिंग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर अब मैं इनकी पोजीशन बदल दूं कि इस वाले को इधर भेज दूं और इस वाले को इधर भेज दूं, यानी सिंगल बॉन्डेड वाले ऑक्सीजन को ऊपर भेज दिया, डबल बॉन्डेड वाले ऑक्सीजन को नीचे भेज दिया, तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। इन दोनों की भी एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमने बना दी। दोनों के हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बनाई कि इनके बीच में एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिखाई जो हाइब्रिड बॉन्ड को दिखाता है। ये जो डॉटेड डॉटेड बॉन्ड दिखाई दे रहा है ये हाइब्रिड बॉन्ड है, ये रेजोनेटिंग बॉन्ड है। तो किसी भी मॉलिक्यूल की मोर देन वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करना इज नोन एज द रेजोनेंस। और जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स होती हैं वो हमेशा एवरेज स्ट्रक्चर होती हैं ऑफ ऑल दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से दिखा सकता है उन सभी का एक एवरेज स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जिसको हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। तो अगर मैं डेफिनेशन को डिफाइन करूँ किताबी भाषा में, तो ये हो गया कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लुईस या रेजोनेंस हम बात करें कि वेन एवर ए सिंगल लुईस स्ट्रक्चर कैन नॉट डिस्क्राइब अ मॉलिक्यूल एक्यूरेटली, कभी भी एक सिंगल स्ट्रक्चर एक्यूरेटली उसको डिफाइन कर ही नहीं सकती। और नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स विद सिमिलर एनर्जी पोजिशन और न्यूक्लियाई बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन एज द कॉनिकल स्ट्रक्चर कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हाइब्रिड विच डिस्क्राइब्स द मॉलिक्यूल एक्यूरेटली। मतलब कहने का कि आप एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब आप एक से ज़्यादा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स को या नॉन बॉन्डिंग स्ट्रक्चर्स को या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो उनकी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहलाती हैं। और ये जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं इनका भी हम एक हाइब्रिड तैयार करते हैं। वो हाइब्रिड उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को, उस पर्टिकुलर केमिकल को, केमिकल कंपाउंड को एक्यूरेटली क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो ये थी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का होना, रेजोनेंस का होना। जैसे कि अगर मान लो एक और एग्जांपल मैं छोटा सा यहाँ पे लेता हूँ, ये तो चलो ओजोन की डेफिनेशन के साथ साथ ओजोन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। अगर मैं बात करता हूँ कि सपोज़ मेरे पास एक और एग्जांपल है बेंजीन का। सबने सुना होगा एरोमेटिक कंपाउंड होता है बेंजीन। एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन के अंदर जो कार्बन होते हैं 6 होते हैं, और वो 6 के 6 कार्बन अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्डेड जुड़े होते हैं। सारे के सारे कार्बन्स के पास एक एक हाइड्रोजन होता है। यहाँ सारे कार्बन्स बैठे हुए थे और इन सभी कार्बन्स पर एक एक हाइड्रोजन है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाने के लिए इसकी बॉन्ड पोजीशंस को चेंज कर सकता हूँ। इसकी बॉन्ड पोजीशंस मैंने चेंज करी, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया। दैट इज़ द फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे की रेजोनेंस हैं। इसका एक और रेजोनेंस बनाया और उसमें हमने क्या किया, ये बॉन्ड्स हटा करके अल्टरनेट पोजीशन के इस टाइप की एक रिंग बना दी, डॉटेड रिंग। और इन सब का भी एक और हाइब्रिड हमने बना दिया। जो एवरेज स्ट्रक्चर हम आज के टाइम में यूज़ करते हैं वो ये कि कंप्लीट रिंग लगा दी। तो बेंजीन की ये पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है जिसका हम यूज़ करते हैं। ये कंप्लीट तरीके से अपने आप में एक दूसरे को आइडेंटिफाई या डिस्क्राइब नहीं कर सकती। यानी कि आप ये समझो कि अगर 90% ये डिफाइन कर रही है बेंजीन को, ये 80% डिफाइन कर रही है, ये 70% डिफाइन कर रही है, तो ये अकेली ही इन सभी का मिक्सचर है जो पूरी 100% बेंजीन की सारी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करेगी। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज दैट विच डिस्क्राइब्स द फॉर्मूला द केमिकल कंपाउंड बाई इटसेल्फ विद 100%। लेकिन जो बाकी की स्ट्रक्चर्स होती हैं वो सारी की सारी कैसी रहेंगी, वो रेजोनेटिंग रहेंगी और वो कभी भी कंप्लीट 100% तरीके से आइडेंटिफाई या डिस्क्राइब नहीं करेंगी। रेजोनेंस के साथ साथ ये भी देखा गया है कि अगर हम ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ देखें ओजोन मॉलिक्यूल के अंदर, वो ऑलमोस्ट एक जैसी पाई गई है, जो कि 128 पिकोमीटर होती है।
जिसकी वजह से जो इंटरमीडिएट बनता है बिटवीन दी डबल एंड अ सिंगल बॉन्ड, ओजोन का जो इंटरमीडिएट तैयार हो रहा है उसमें भी बॉन्ड लेंथ कितनी पाई जाएगी, 128 पिकोमीटर ही पाई जाएगी। यानी आप ओजोन को चाहे ऐसे कनेक्ट करें चाहे आप ऐसे कनेक्ट करें, इन दोनों में सारे बॉन्ड लेंथ्स ऑलवेज इक्वल लेंथ के पाए जाएंगे, चाहे उसकी 2 लुईस स्ट्रक्चर बनाई जाए चाहे उसकी 3 लुईस स्ट्रक्चर बनाई जाए, 128 पिकोमीटर का ही बॉन्ड रहेगा। अब जब बॉन्ड्स के बीच में जब हम स्ट्रक्चर तैयार कर रहे होते हैं और वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाते हैं बिटवीन दी 2 एटम्स, तो वो हमारे कहला जाते हैं एक तरीके के पोलर बॉन्ड्स, क्योंकि वहाँ पे पोलर टर्मिनल जनरेट हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की, तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मतलब वो होमोमोलिक्यूल्स के बीच में बनते हैं, जैसे H2 है, O2 है, N2 है, Cl2 है, F2 है, Br2, I2, ये जो होमोमोलिक्यूल्स हैं इन मॉलिक्यूल्स के बीच में बनने वाले जो बॉन्ड्स होते हैं वो इक्वल शेयरिंग से बनते हैं। यहाँ पर ना कोई पॉजिटिव चार्ज हो पाता है ना नेगेटिव चार्ज हो पाता है, जिसकी वजह से वो बॉन्ड्स हमारे कहलाते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब हम यहाँ पर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे तो हमें सीधे सीधा ये देखना है कि शेयरिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स चेक करना है। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन 1 होगा तो 1 नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन 2 होंगे तो डबल नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और जब 3 होंगे तो ट्रिपल नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनने वाला है। और जो ये बॉन्ड होता है, जैसे मैं H2 की बात कर रहा हूँ, तो H2 के बीच में जो ये बॉन्ड बनने वाला है, H और H के बीच में जो ये बॉन्ड लाइन हम देख रहे हैं वो पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड हुए हैं बिल्कुल एग्जैक्ट बिटवीन द 2 एटम्स रखने के बाद शेयर हुए हैं। तो जो ये सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर होती है या जो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो रिजल्ट होता है इक्वली शेयरिंग ऑफ द सिंगल इलेक्ट्रॉन्स या डबल इलेक्ट्रॉन्स या फिर ट्रिपल इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द 2 एटम्स। तो नॉन पोलर में कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल जनरेट नहीं होते। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें अगर हम इसी टर्म में, इसी केस में, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के लिए एक छोटा एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पे HCl का। इस चीज़ को समझने के लिए स्ट्रक्चर्स को याद रखना जरूरी है, मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करना जरूरी है। मान लो सपोज कि मेरे पास एक H है हाइड्रोजन, एक मेरे पास है Cl। हाइड्रोजन मुझे पता है मेटालिक एटम के अंदर कंसीडर किया जाता है तो इसके पास टेंडेंसी होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की, और क्लोरीन के अंदर टेंडेंसी होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि एक नॉन मेटल है। लेकिन खाली मेटल या नॉन मेटल के ब्याह पे यहाँ पे बॉन्ड्स नहीं बनाएंगे, हमें ये देखना है कि कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहे होते हैं, ये हमने क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया, इनके बीच में जब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बन रही होगी या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होगा, तो उस केस में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। इसी वजह से इनको कहते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब जब ये इलेक्ट्रॉन, जो ये बॉन्ड यहाँ बनने वाला था, वो बॉन्ड थोड़ा सा शिफ्ट हो गया क्लोरीन की तरफ, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो थे हाइड्रोजन के वो भी क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गए। तो ये हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ दिखाने का तरीका हो गया कि आप इस पर एरो लगा दोगे टुवर्ड्स द क्लोरीन। ये आइडेंटिफाई कराएगा कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन, सो दैट इट विल कन्वर्ट इनटू इट्स एनायन एंड हाइड्रोजन इज कन्वर्ट इनटू इट्स कैटायन। जो चीज़ अपना इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कराती है उसका साइज हमेशा छोटा हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करती है उसका साइज हमेशा बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन एटम का साइज ये दिखाई दे रहा है हमें, और क्लोरीन एटम का साइज ये रहा हमारे पास। दोनों की बॉन्ड लेंथ भी क्या हो गई एज कम्पेयर टू दी पहले के कंपैरिजन में। अगर नॉर्मल इनकी स्टेट पे अगर हम देखें तो वो बॉन्ड स्ट्रक्चर भी, बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं इन केस ऑफ इंटरन्यूक्लियर मॉलिक्यूल लाइक HF या HCl या HBr या HI, the shared electron pair between the two atoms gets displaced more towards fluorine। मतलब HF के केस में फ्लोरीन की तरफ जाएगा, HCl के केस में Cl की तरफ जाएगा, HBr की केस में Br की तरफ जाएगा, HI के केस में I की तरफ जाएगा, all because of the electronegativity of halogen atoms। Since the electronegativity of fluorine is greater than that of the hydrogen, the resultant covalent bond is polar covalent bond। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ क्लोरीन की तरफ हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन पर हो गई डेफिशिएंसी और क्लोरीन पर हो गई एफिशिएंसी। डेफिशिएंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव चार्ज और एफिशिएंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव चार्ज। तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या बन जाते हैं, टर्मिनल्स बन जाते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। शेयरिंग ही हुई है अभी भी
ट्रांसफरिंग नहीं हुई है, इसलिए ये कोवेलेंट बॉन्ड है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ जाता है हमारे पास डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट बेसिकली क्या चीज़ होगी? डाइपोल मोमेंट को हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से। पहली चीज़ तो ये याद रखेंगे हम, इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है म्यू। जैसे NEW होता है उसी तरीके से MEW होता है म्यू। तो म्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब रिप्रेजेंट करने की तो बात हो गई सिंपल कि डाइपोल मोमेंट को हमने म्यू से रिप्रेजेंट करना है, लेकिन ये होता क्या है? मान लो कि एक एग्जांपल में अगेन वही वाला लेता हूँ, H पॉजिटिव का और Cl नेगेटिव का। H का साइज़ छोटा है और Cl का साइज़ बड़ा है। तो अब ये दोनों हो गई चार्ज स्पीशी। इन दोनों का पर्टिकुलर एक चार्ज है, मैंने उसको Q से रिप्रेजेंट कर लिया, और इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की एक डिस्टेंस है जिसको मैंने R से रिप्रेजेंट कर ली। इस चार्ज और दोनों के बीच की डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लिकेशन है, दिस इज़ नोन एज द मेजरमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट। इसको हम डाइपोल मोमेंट की मेजरमेंट की तरह डिफाइन करते हैं। यानी कि आप सीधा सीधा ये कह सकते हो कि दिस इज़ नोन एज द पोलराइजेशन पावर। डाइपोल मोमेंट इज़ द मेजरमेंट ऑफ पोलराइजेशन पावर ऑफ द मॉलिक्यूल, क्योंकि ये डाइपोल मोमेंट तभी जनरेट होती है जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या करते हैं? पोलराइज करते हैं। पोलराइज का मतलब है दो पोल्स को जनरेट करते हैं। जब तक हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं किया क्लोरीन की तरफ, जब तक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया, तब तक इनके बीच में कोई भी डाइपोल मोमेंट जनरेट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई कैटायन बना ना कोई एनायन बना। लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होना शुरू हुआ, क्योंकि क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसी केस में इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R और दोनों में से दोनों के चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है Q, उनका प्रोडक्ट क्या कहलाया? उनका प्रोडक्ट कहलाया डाइपोल मोमेंट। और इसकी जो डायरेक्शन हमेशा होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही रहती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ शिफ्ट होते हैं, या फिर ये कह लो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो टेंडेंसी होती है, पोलराइजेशन की डायरेक्शन होती है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल या पॉजिटिव टू नेगेटिव मॉलिक्यूल। इसकी जो यूनिट है डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट अगर हम करते हैं और उसको यूनिट में एक्सप्रेस करना हो, डिस्क्राइब करना हो, तो उसको हम डिबाई में रिप्रेजेंट करते हैं। DEBY डिबाई लिखा जाता है, और 1 डिबाई की वैल्यू होती है 3.33564 10⁻³ कूलाम मीटर। कूलाम चार्ज के लिए आया है Q और मीटर R के लिए आया है डिस्टेंस। दिस इज़ द 1 डाइपोल मोमेंट वैल्यू। नेक्स्ट अब इसमें हमारे पास आ जाता है कि ये जो डाइपोल मोमेंट की हम बात कर रहे हैं, पोलराइजेशन टेंडेंसी की हम बात कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर एक वेक्टर क्वांटिटी है या फिर कोई एक स्केलर क्वांटिटी है। तो देखो यहाँ पे एक ही चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि जो डाइपोल मोमेंट है वो डायरेक्शन बनाता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इसकी डायरेक्शन देखने के लिए मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी डायमेंशनल काम करती हैं। जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं उनके लिए डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कभी भी डायरेक्शन को आइडेंटिफाई नहीं करते। लेकिन जब कभी भी कोई वेक्टर क्वांटिटी आएगी तो वहाँ पे हमेशा डायरेक्शन की बात की जाएगी। तो डाइपोल जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है डिपिक्टेड बाय अ स्मॉल एरो। इसको हमेशा एक स्मॉल एरो लगा करके फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल रिप्रेजेंट किया जाता है। तो और दूसरी बात ये भी है कि जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएंगे वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह ही यूज़ किया जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, हल्के से टिल्ट हो जाते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव मॉलिक्यूल या नेगेटिव आयन। जो डाइपोल मोमेंट मैं देख रहा था अभी तक वो एक कैसा मॉलिक्यूल था? वो एक बाई मॉलिक्यूल था। बाई मॉलिक्यूल मतलब डाई मॉलिक्यूल तुम कह सकते हो, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कह सकते हो। लेकिन अगर कोई पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का केस हमारे सामने आ जाए, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का केस सामने आने का क्या मतलब हुआ कि जिसमें बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट हों, एज़ कम्पेयर टू दी जैसे HCl था। HCl में तो केवल 2 ही एटम्स प्रेजेंट है, एक H और एक Cl। वहाँ पे हमने सिंपली देख लिया कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ उसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। लेकिन अगर बाई चांस हमारे पास आ जाए पॉली एटॉमिक, तो पॉली एटॉमिक वाला जो डाइपोल मोमेंट होता है, पोलराइजेशन पावर होता है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल वाला, वो डिपेंड करता है बॉन्ड के ऊपर। वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता, स्पेटियल अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है, बॉन्ड्स पर डिपेंड नहीं करता। इस चीज़ का हम कैसे ध्यान रखें? जैसे मैंने कहा H2SO4। अब इस H2SO4 की स्ट्रक्चर में जब बनाऊंगा तो वो कुछ ऐसी बनेगी। एक ऑक्सीजन ये आ गया, सल्फर ये आ गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, सिंगल बॉन्ड
ऑक्सीजन आ गया और ये सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन आ गया, तो ये हो गया पॉली एटॉमिक, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं। तो अब जो डाइपोल मोमेंट होगा वो इसके अंदर प्रेजेंट बॉन्ड्स पर डिपेंड नहीं करेगा, इंडिविजुअल बॉन्ड को हमें चेक ही नहीं करना, हमें ये चेक करना है कि इसका अरेंजमेंट कैसा है, ये प्लेन पर अरेंज्ड है, 2D पर अरेंजमेंट है, 3D पर अरेंजमेंट है, या फिर इसका कैसा अरेंजमेंट देखने के लिए मिल रहा है, कौन से मॉलिक्यूल कौन से एटम्स प्लेन पे हैं और कौन से एटम्स वर्टिकली पोजीशन पर कनेक्टेड है। हमें ये चीज़ चेक करनी है कि कौन एक्सियल पोजीशन पर है और कौन पार्शियल एक्सियल पोजीशन पर है, यानी कि कौन हॉरिजॉन्टल है और कौन वर्टिकल है। तो इस बात पर डिपेंड करेगी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल था वो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, शुरू में ही हमने देखी थी उसकी स्ट्रक्चर, और वो थोड़ी सी बेंट स्ट्रक्चर हमने देखी थी इस तरीके से। उसके बीच का जो बॉन्ड एंगल था वो 104.45 डिग्री का था, ये इसका बॉन्ड एंगल था बेसिकली। तो अब ये जो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है उसका जो डाइपोल मूवमेंट है बेसिकली वो पाया गया है वाटर के लिए 1.84 डिबे, ये वैल्यू पाई गई है डाइपोल मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो रिजल्टेंट होता है किसका, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड का इन केस ऑफ वाटर। हमें यहाँ पर इन बॉन्ड्स का रिजल्टेंट चेक करना होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम पर्टिकुलरली किसी भी थ्योरेटिकल वैल्यू के ऊपर कह देंगे, इसको एक्सपेरिमेंटली ही चेक करनी पड़ेगी कि उनमें जो अरेंजमेंट है एटम्स का, जो बेंट स्ट्रक्चर बन रही है वो कितने एंगल के साथ बेंड हो रही हैं। अगर कहीं पर बेंड स्ट्रक्चर है और ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसका डाइपोल मूवमेंट थ्योरेटिकली नहीं चेक किया जा सकता, उसको एक्सपेरिमेंटली हमें चेक करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक लिया हुआ है पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमें ये चेक करना है किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में, पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, कि वहाँ पे पोलर बॉन्ड बन रहा है या नहीं बन रहा है, या उसकी नेसेसिटी हमेशा होती है या नहीं होती है कि वो हमेशा बने या ना बने, इस चीज़ का हमें पता करना है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल की और पोलर मॉलिक्यूल के अंदर हमने बात करी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ही नहीं बन सकते तो वहाँ पे डाइपोल मूवमेंट हो गया जीरो। जो नॉन पोलर बॉन्ड्स होते हैं या जो पोलर बॉन्ड्स होते हैं किसी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर, वहाँ पे डाइपोल मूवमेंट एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, जीरो कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन किसी पोलर मॉलिक्यूल की बात करता हूँ मैं, पोलर मॉलिक्यूल के बीच में ये एक दूसरे के डाइपोल मूवमेंट को नेग्लेक्ट नहीं कर पाते। मान लीजिए सपोज मैंने कहा H2 कैसा एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, H और H से कनेक्टेड है, लेकिन मैंने कहा दूसरा एग्जाम्पल HCl जिसमें एक H है और एक Cl है, तो ये अपना डाइपोल मूवमेंट रखता है, ये अपना डाइपोल मूवमेंट रखता है, इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, इसकी वैल्यू कम होती है, जिसकी वजह से एक दूसरे को नेग्लेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू इक्वल है, जिसकी वजह से एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो उस केस में पोलर मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू कैसी हो जाती है, जीरो, और पोलर मॉलिक्यूल्स के पास डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू जीरो नहीं रह पाती। और जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें डाइपोल मूवमेंट उनकी बेंट स्ट्रक्चर की वजह से पाए जाते हैं। बेंट स्ट्रक्चर के केसेस के अंदर डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू मोस्टली ग्रेटर देन 1 पाई गई है, और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर मोस्टली डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू जीरो पाई गई है। अगर BF3 और NH3 जो कि अमोनिया और बेसिकली बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, इनकी बॉन्ड स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूँ, इनके डाइपोल मूवमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई की गई हैं। ये टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके अंदर 4 एटम्स प्रेजेंट है। देखो नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन, बोरोन के साथ 3 फ्लोरीन, तो 4 एटम्स टोटल इनके अंदर प्रेजेंट है। इनका जो डाइपोल मूवमेंट पाया गया है एक्सपेरिमेंटली वो मिला है 1.49 डिबे, और जो BF3 है उसका डाइपोल मूवमेंट होता है जीरो। BF3 के अंदर डाइपोल मूवमेंट जीरो पाया गया है, इसका मतलब ये है कि ये पोलर मॉलिक्यूल नहीं है, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। और जो अमोनिया है उसके अंदर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से डाइपोल मूवमेंट मिला है 1.49 डिबे, जो कि एक पोलर मॉलिक्यूल है। यहाँ से ये सजेस्ट होता है कि जो BF3 है उसकी एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि हमेशा 120 डिग्री एंगल पर फिक्स होती है। मान लीजिए ये है हमारे पास स्ट्रक्चर, ये 120 डिग्री पर फ्लोरीन कनेक्टेड है 3, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर होती है, और बोरोन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिसकी वजह से इसका डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन होता है एक पिरामिडिक स्ट्रक्चर में, नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन इस तरीके से ये कनेक्टेड होते हैं 3, और एक लोन पेयर ऊपर बैठा होता है, तो ये स्ट्रक्चर बनती है पिरामिड की, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है, या फिर ये कह सकते हैं हम कि डाइपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो 3 बॉन्ड हैं एक प्लेन में बोरोन के, जो कि इस तरीके से कनेक्टेड हमने दिखाए अभी, ये तीनों के तीनों बॉन्ड फ्लोरीन के साथ एक ट्रायंगल की स्ट्रक्चर बनाते हुए कनेक्ट होते हैं। वो तीनों के तीनों एक दूसरे के डाइपोल मूवमेंट को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे ही ये एक दूसरे के डाइपोल मूवमेंट को नेग्लेक्ट करेंगे तो वहाँ पे डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन NH3 और NF3 के केस की अगर हम बात करते हैं, स्पेसिफिक कर दिया NH3 और NF3, अभी नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जोड़े, नाइट्रोजन के साथ 3 फ्लोरीन जोड़े,
तो उस केस में जो पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है दोनों की, पहली चीज़ तो ये है कि दोनों ही मॉलिक्यूल्स के पास कैसी स्ट्रक्चर पाएगी, पिरामिड होगी। यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, चाहे आप नीचे H जोड़ें चाहे आप फ्लोरीन जोड़ें। दोनों केसेस में नाइट्रोजन कैसी स्ट्रक्चर बनाएगा, यहाँ पे पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाएगा। लेकिन जो डाइपोल मोमेंट होता है वो NH3 का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दी NF3। उसके पीछे का रीज़न क्या है, इनकी सिटिंग अरेंजमेंट। जो NH3 का अरेंजमेंट होता है वो इस तरीके का होता है कि ये लोन पेयर के साथ ज़्यादा डिस्टेंस पे पाए जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ फ्लोरीन के अरेंजमेंट की, तो फ्लोरीन अपने आप को इस तरीके से अरेंज करता है ताकि फ्लोरीन और लोन पेयर के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा नहीं रह पाती, जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कम रह जाती है। तो अमोनिया और NF3 में अगर कभी क्वेश्चन आता है तो अमोनिया का डाइपोल मोमेंट हमेशा ही क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ये रहा हमारे पास एक स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ अमोनिया और NF3। अमोनिया के केस में अगर मैं देखूँ तो हाइड्रोजन का डाइपोल मोमेंट नाइट्रोजन की तरफ जा रहा है, इसका भी नाइट्रोजन की तरफ, इसका भी नाइट्रोजन की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा। हाइड्रोजन इज पॉजिटिव इन कंपैरिजन टू दी नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट मिला 4.90 × 10⁻³ कूलाम पर कूलाम मीटर। लेकिन अगर मैं NF3 की बात करता हूँ, नाइट्रोजन अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और फ्लोरीन उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन की तरफ से फ्लोरीन की तरफ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाती है। और जब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ होती है तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हो जाती है कम, जो कि मिली है 0.80 × 10⁻³ कूलाम मीटर। यहाँ पर केवल एक ही पोजीशन ऐसी है जो नाइट्रोजन से लोन पेयर की तरफ जाती है, लेकिन यहाँ पर टोटल सारी पोजीशन फ्रॉम दी नाइट्रोजन टू आउटवर्ड जाते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें हमें यहाँ से रिजल्टेंट की तरह याद रखनी है कि अमोनिया के केस में अगर हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट को लेकर के, तो अमोनिया के लिए डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू पाई गई है दैट इज़ 4.90 × 10⁻³ कूलाम मीटर, और NF3 के केस में मिली है 0.80 × 10⁻³ मीटर। ये डिपेंड कर रहा है इस बात पर कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम दी नाइट्रोजन है या टूवर्ड्स दी नाइट्रोजन है। जितने भी एटम्स कनेक्टेड होते हैं यही चेक करना है हमेशा कि वो पॉजिटिव टू निगेटिव होगा तो ज़्यादा वैल्यू आएगी, और नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वैल्यू कम हो जाएगी। अगर इंपॉर्टेंस की बात करें डाइपोल मोमेंट की, तो इसके क्या क्या यूज़ हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कहाँ कहाँ किस फील्ड में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली वो एप्लीकेशंस की तरह काम करती हैं। तो पहला यूज़ ये है डाइपोल मोमेंट का कि हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। मुझे ये पता चल सकता है कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है और कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जनरेट हो पाते हैं तो इसका मतलब वो पोलर, नहीं जनरेट हो पाते हैं तो वो नॉन पोलर। यानी कि ये रिजल्ट अभी हम देख के भी आए हैं कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, जबकि जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनके पास कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होती है। दूसरी चीज़ यहाँ से हम पता लगा सकते हैं डिग्री ऑफ पोलैरिटी का, कि पोलैरिटी की डिग्री कितनी है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, यानी किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर, किसी ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर, कि कौन एटम पर्टिकुलर कितनी डिग्री ऑफ पोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है, या उसका मैक्सिमम एक्सटेंट कितना है उसकी पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करने का। साथ ही साथ हम ये भी पता लगा सकते हैं कि मॉलिक्यूल की शेप क्या है डिपेंडिंग अपॉन द डाइपोल मोमेंट, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो NF3 था, NF3 में फ्लोरीन की तरफ से ऐसे डाइपोल मोमेंट जो जा रहा था नाइट्रोजन टू फ्लोरीन जा रहा था, लेकिन इन केस ऑफ अमोनिया हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन जा रहा था। तो ये फैक्टर्स जो होते हैं, डायरेक्शंस जो होती हैं डाइपोल मोमेंट की, वो आइडेंटिफाई कराने में हेल्प करती हैं कि पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या रहने वाली है, क्योंकि वो अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स सीधा सीधा अफेक्ट होते हैं डाइपोल मोमेंट की वैल्यू से। साथ ही साथ हम यहाँ पर ये भी पता लगा सकते हैं डाइपोल मोमेंट की हेल्प से कि कौन केमिकल फॉर्मूले के अंदर, किसी केमिकल फॉर्मूले के अंदर कौन सा वाला एटम, कौन सा वाला केमिकल पार्ट, कौन सा वाला मॉलिक्यूल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर कहीं पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आता है तो वो हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये छोटी छोटी सी फैक्टर्स हैं, छोटी छोटी सी एप्लीकेशंस हैं जिसकी हेल्प से, डाइपोल मोमेंट की हेल्प से हम इन चीज़ों का पता लगा सकते हैं। तो इसके साथ यहाँ पे टॉपिक हो जाता है लास्ट, डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट क्लास में अब हम देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 2। यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से जो फर्स्ट पार्ट है चैप्टर का, जो फर्स्ट फेज़ है वो हो गया कंप्लीट। अब इसके आगे का जो फेज़ चलेगा, सेकंड फेज़ जो होगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज़ है पूरा का पूरा। उसके अंदर हमें VBT पढ़नी होती है, वेस्पर पढ़नी होती है, MOT पढ़नी होती है, बहुत सारी थ्योरीज़ हैं जो किसी भी केमिकल फॉर्मूला की फॉर्मुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं।